नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। आज हम फिर से एक रोचक जानकारी लेके आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी और जानकारी जरूर पसंद आएगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जो बीच सड़क पर भिखारी का वेश धारण करके हारमोनियम और गाना बजाने को मजबूर हो गया। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घमंड के चलते अपने करियर को हमेशा के लिए सूली पर चढ़ा दिया। ये वो कलाकार है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक दमक देखी। कुछ वक्त तक तो उसे ग्लैमरस दुनिया रास आई, लेकिन एक वक्त के बाद कामयाबी का नशा और राजनीति इस मशहूर इंसान को ले डूबी। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण ये नामचीन गायक है जिसका नाम है सोनू निगम। कभी सोचा है आपने कि इतना बड़ा सिंगर अचानक से हिंदी सिनेमा से कहां गायब हो गया? बॉलीवुड के आकाश में अकेले सूर्य की तरह चमकने वाले इस मशहूर गायक को घमंड कैसे ले डूबा? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 30 जुलाई 1973 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके पिता अगम कुमार निगम भी अपने जमाने के गायक हुआ करते थे। इसी वजह से सोनू को गायकी तो विरासत में मिल गई थी, लेकिन उनके पिता उस जमाने में शादियों पार्टियों में गाया करते थे। जब सोनू निगम सिर्फ 4 साल के थे तो वो भी एक दिन पिता के साथ स्टेज पर पहुंच गए। मोहम्मद रफ़ी के बड़े चाहने वाले थे तो उन्होंने मशहूर गीत क्या हुआ तेरा वादा गा दिया। 4 साल के बच्चे की आवाज़ ने लोगों पर जादू कर दिया। पिता तो इतने प्रभावित हुए कि फिर जिस भी पार्टी या शादी में जाया करते सोनू को जरूर साथ लेके जाते। बाप बेटे की जोड़ी कमाल करने लगी। सोनू संगीत प्रतियोगिता में भी भाग लेने लगा। मगर आप सोच रहे होंगे कि फरीदाबाद में शादी के स्टेज पर और रामलीला में गाने वाला ये गायक मुंबई में इतना मशहूर गायक कैसे बन गया? अगम कुमार निगम अपने बेटे की प्रतिभा समझ चुके थे। जब सोनू 18-19 साल के थे तब फरीदाबाद छोड़ दिया और मुंबई चले आए। सोनू गाना गाते तो बड़ा मधुर थे, मगर किसी भी गायक को बड़ा बनने के लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये बात गायक होने की वजह से अगम बखूबी जानते थे। इसी वजह से वो बेटे को सीधा लेके आ गए मुंबई। सोनू निगम को असली सुर क्या होते हैं ये महान शास्त्रीय संगीत उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने सिखाया। वे अब संगीत में पारंगत हो चुके थे, बस एक ब्रेक की तलाश में थे, और वो ब्रेक दिया टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने। उन्होंने एक बार सोनू निगम को गाते हुए देखा था। वे मोहम्मद रफ़ी के गीत ही गाया करते थे। गुलशन उनके भीतर छिपे बेमिसाल गायक को पहचान गए थे। उनसे बोले कि बेटा तुम्हें बड़ा कलाकार बनाऊंगा। टी सीरीज कंपनी वैसे भी उस समय नए गायकों को मौका दे रही थी। गुलशन कुमार ने रफ़ी की यादें नाम से एक एल्बम निकाला और सोनू को पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। टी सीरीज की एल्बम ने उनको थोड़ी पहचान दिला दी। 1990 की बात है। गुलशन कुमार जानम नाम की फिल्म बना रहे थे। सोनू की आवाज़ उनको बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने पहली बार सोनू निगम को बॉलीवुड फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दे दिया। सोनू ने गाना तो गाया मगर फिल्म रिलीज नहीं हुई। मगर 2 साल के बाद टी सीरीज ने पहली बार हिंदी सिनेमा की गायकी में कदम रखा। वो फिल्म थी आजा मेरी जान और उनका पहला गीत बना ओ आसमान वाले। कुछ साल के बाद साल 1995 में उनकी किस्मत ने साथ दिया और टीवी पर उनको सारेगामापा में परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया। इस शो ने सोनू को थोड़ा और नाम दे दिया, मगर जिस फिल्म ने सोनू को बॉलीवुड में टॉप सिंगर की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया वो फिल्म गुलशन कुमार ने ही उनको दी। 1995 की बात है जब गुलशन कुमार ने अपने भाई कृष्ण कुमार को लेके फिल्म बना रहे थे। उन्होंने नितिन मुकेश और उदित नारायण दिग्गजों के साथ सोनू को भी प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया। फिल्म थी बेवफा सनम और इसकी रिलीज होते ही सोनू निगम, उदित नारायण, नितिन मुकेश जैसे दिग्गजों पर भारी पड़ गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का और ये धोखे प्यार के धोखे ने उन्हें रातों रात टॉप का सिंगर बना दिया। मगर अभी तो शुरुआत भर थी। 2 साल के बाद फिल्म आई बॉर्डर। इसमें सोनू निगम के गीत संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, इस गीत ने उन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा दी। अब तो सोनू निगम कामयाबी के उस रथ पर बैठ गए थे जो कभी पीछे नहीं मुड़ सकता था। उन दिनों प्राइवेट एल्बम्स का जमाना था, हर बड़ा सिंगर्स अपनी एल्बम निकाल रहा था। सोनू ने भी अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। साल 1999 में उनकी पहली प्राइवेट एल्बम आते ही एल्बम पूरे भारत के संगीत प्रेमी युवाओं में छा गई। एल्बम का नाम था दीवाना। इसके एक गाने उस दौर पे युवाओं के सर चढ़ के बोलने लगे। अगले ही साल 2000 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज कर दी जिसका नाम था जान। इस एल्बम की लोकप्रियता ने लोगों को दीवाना बना दिया और साथ ही उनकी पुरानी एल्बम को भी पीछे छोड़ दिया। लड़कियां तो अब सोनू की ऐसी दीवानी हो गई थी कि उनके घर पर लाल स्याही से लिखे लव लेटर पहुंचने लगे। अब तो सोनू जिस गाने को गाते वो हिट हो जाता।
साथिया फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो या फिर कल हो ना हो फिल्म का टाइटल ट्रैक, उनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कल हो ना हो के लिए तो सीधे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किए गए। कभी चंद रुपयों के लिए शादी में गाने वाले सोनू की फीस एक गीत के लिए लाखों पर पहुंच गई थी। वो कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। इस बीच राजकुमार कोहली जैसे डायरेक्टर ने सोनू को अपनी फिल्म जानी दुश्मन में एक्टिंग का मौका भी दे दिया। मगर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो अचानक से बॉलीवुड से गायब कैसे हो गए। उनके गायब होने की कहानी बताने से पहले निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। साल 1995 में सोनू एक कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई जिसका नाम मधुरिमा था। लड़की को भी गाने का शौक था। ऐसे में दोनों की दोस्ती हो गई। 7 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, बातें करते रहे। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली। इनका एक बेटा है जिसका नाम निवान है। वो भी गाने का शौक रखता है। अब बताते हैं सोनू अचानक गायब कैसे हो गए। असल में कामयाबी का नशा और सफलता का घमंड उनके बॉलीवुड करियर को ले डूबा। देवी काली से राधे माँ की तुलना तो कभी खुद को पाकिस्तानी गायक होने की बयानों से अपने चाहने वालों का दिल तोड़ते गए। सोनू निगम को लोगों ने खूब ट्रोल किया और उनको लेकर कई सारी कड़वी बातें कही और उन्हें गाली गलौज दे डाली। कामयाबी के घमंड में बड़ी म्यूजिक कंपनी, बड़े गीतकारों, बड़े स्टार से पंगा लेना और बेवजह की राजनीति उन्हें ले डूबी। उनको कंपनीज ने काम देना बंद कर दिया। साथ ही साथ अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनके पास अपनी फिल्म लेके या कोई गाना गवाना भी चाहता तो कंपनी मना कर देती। बाकी रही कसर सलमान खान से दुश्मनी ने निकाल दी। अरिजीत सिंह जैसे नए गायक कमाल करने लगे थे तो वहीं बॉलीवुड में संगीतकार और म्यूजिक कंपनी को भी उनका विकल्प मिल गया था और सोनू हिंदी सिनेमा से गायब होते गए। वैसे 49 साल के सोनू के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास मुंबई में ही नहीं, दुबई जैसे शहरों में भी बड़े बंगले हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इन दिनों वो कन्नड़ जैसी दूसरी भाषा के गीत गाया करते हैं। साथ ही विदेशों में भी कार्यक्रम करके पैसे कमाते हैं। कभी कभार बॉलीवुड फिल्म में उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको सोनू निगम कैसे लगते थे? आपको उनका कौन सा गाना पसंद है? कौन सी एल्बम आपको उनकी पसंद है? हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।